हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल मैंने आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस का टर्म सेकंड के लिए एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसको लगाया होगा। उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस जो है वो आप मुझसे हो भी गए होंगे क्योंकि आप काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, बट जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उन सभी को आज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बायोलॉजी से रिलेटेड इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उनके जो आंसर्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उनको डाउनलोड करके और उनको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहाँ पर लूँगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे 2 मार्क्स 2 नंबर के हैं। सेक्शन बी में जितने क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के हैं और सेक्शन सी जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये 4 मार्क्स के हैं। इस बेसिस के हिसाब से आपके ये तीनों बने हुए हैं। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से सेशन को और सबसे पहले सेक्शन ए में आएंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर पहला आपका बायोलॉजी से रिलेटेड, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, ये सारे आपके बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है। मैग्नेट से एक चैप्टर आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है मैग्नेट चैप्टर से। उसको जरा रीड करते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इन द गिवन below shows the मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू मैग्नेट्स। दो मैग्नेट्स के बीच में एक डायग्राम जो है वो शो किया गया है। उसमें कह रहा है कि कॉपी द डायग्राम एंड लेवल द अदर पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स। कह रहा है इस डायग्राम को आप कॉपी करिए, यानी कि आप अपनी कॉपी में इसको बनाइए और बनाने के बाद जो आपको जगह खाली दिख रही है ना, जैसे ये और यहाँ पर आपको ये बताने हैं कि इन पोल्स के नाम क्या है, यानी कि ये कौन से पोल्स हैं। और दूसरे वाले में कह रहा है विच इज द वीकर मैग्नेट, और इनमें से वीकर मैग्नेट कौन सा है। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको समझते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से ओरिजिनेटेड होती हैं और साउथ की ओर जाती हैं, सभी को पता है। जैसे कि आप डायग्राम में इसमें देख सकते हैं कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे ही कुछ होता है इस वाले डायग्राम में। अगर आप देखें तो यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस वाले मैग्नेट 1 पर, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड हो रही हैं। अगर मैं इस मैग्नेट 2 की बात करूं तो यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ पर तो बताया गया है मैग्नेट 1 पर कि ये नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर अगर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं यानी कि ये भी क्या है, नॉर्थ पोल। समझ में आ गया भाई? यहाँ पर भी क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। अब पता है कि मैग्नेट का जो दूसरा पोल होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक पोल नॉर्थ है तो दूसरा पोल क्या होगा, साउथ होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, साउथ। समझ गए? तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है विच इज द वीकर मैग्नेट, इनमें से कौन सी मैग्नेट है जो वीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नेट 1 जो है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हैं ये काफी एरिया कवर कर रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें ये काफी ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। और अगर मैग्नेट 2 की बात करूं तो ये काफी कंजेस्टेड एरिया से निकलकर आगे की ओर चली जाती है। आप इजीली डायग्राम में देख सकते हैं जैसे कि दिख रहा है। आप मुझे ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा एरिया घेर रही तो ये कब होगा। ये तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी। यानी कि यहाँ से अगर ये ज्यादा एरिया कवर कर रही है तो इसका मतलब ये वाली मैग्नेट, पहली वाली मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है और सेकंड वाली मैग्नेट कम पावरफुल है। तो इसका भी आंसर हो गया विच इज द वीकर मैग्नेट। मैग्नेट 1 जो है वो ज्यादा पावरफुल है किससे, मैग्नेट 2 से। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने जल्दी ले लिया। क्वेश्चन नंबर, इसके क्वेश्चन नंबर पर आते हैं अथवा वाले में। ऑप्शनल में हम जरा देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ प्लेस बी डिटरमाइंड।
कह रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या उसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की ओर है या है कि नहीं ऐसा। तो देखिए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। The space surrounding a magnet in which magnetic force is extracted is called a magnetic field। क्या मतलब ये कि जो भी मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया है, जो भी स्पेस है, उसमें जितना भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सट्रैक्ट हो रहा है यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती है। भाई जैसे कि एक चुंबक के पास एक थोड़ी दूरी तक कुछ ना कुछ चुंबक का एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है, उस एरिया को जहां तक उसका फोर्स है यानी कि जहां तक वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, उन्हीं को हम मैग्नेटिक फील्ड्स बोलते हैं। यानी कि उस मैग्नेट का पावर है जहां तक जो भी उसका क्षेत्र है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा होता है। आप अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दें, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि ये कोई मैग्नेट है, मान लीजिए एक नॉर्थ पोल है और इसका जो एरिया है, यहाँ से जो फ्लक्स निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं। तो मैंने माना कि इतना जो एरिया है, यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखें इतनी बाउंड्रीज तक, तो ये जो एरिया कहला रहा है ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर लिखने की बात है तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर आप फिर भी एक बार ध्यान से सुनते रहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन व्हिच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ प्लेस विद, किसी भी डायरेक्शन पर आप एक मतलब किसी भी प्लेस के एक पॉइंट पर अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए आप राह चलते चले जा रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। तुरंत बता देंगे सर यहाँ से नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर आ रही है, कह देंगे ना। आप मुझे ये बताइए डायरेक्शन को पता करने के लिए आप किसका यूज करते हैं। सीधी सी बात है, कंपास का यूज करते होंगे। आजकल तो सभी के मोबाइल में है, मोबाइल निकालिए आप, मोबाइल में कंपास खोलिए, कंपास खोलने के बाद आपको तुरंत इजीली पता चल जाता है कि आप कहाँ किस डायरेक्शन में है या फिर कौन सी डायरेक्शन आप देखना चाहते हैं, वो आप इजीली पता कर सकते हैं इससे कंपास से। तो सीधी सी बात है, जब मुझे डायरेक्शन पता करना होगा तो डायरेक्शन पता करने के लिए मैं कंपास का यूज करूँगा। तो इसका भी आंसर यही होगा। इसका आंसर क्या होगा, a compass needle placed in, sorry, the direction of a magnetic field lines at a place can be determined by using a compass needle। एक कंपास लेकर कंपास की निडल हमको ये बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की ओर है। समझे कि नहीं। अब इसको करते कैसे हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बताना होगा, ये सभी आप लोगों को आता होगा। क्या कहीं पर भी कंपास रख दीजिए, कंपास रखने के बाद जिस डायरेक्शन में आप देखना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में आपको रोटेट कर देगा। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, ये वाले डायग्राम को, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। आपने कंपास लिया, तो कंपास ये जो है ये आपको तुरंत ही नोटेट करने लगेगा, ये डायरेक्शन जैसे नोटेट कर रहा है, ये यहाँ ब्लू हो गया, यहाँ रेड हो गया, है ना, ऐसे बताएगा। अब जरा हम दूसरे वाले अगर डायग्राम पर अगर थोड़ा सा आए तो जरा इस पर ध्यान देते हैं। दूसरे वाले डायग्राम पे अगर ध्यान दिया जाए तो जरा इसको देखिए। जैसे कि ये एक अर्थ है, अर्थ में आपको पता है नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है। जैसे कि श्रीलंका तरफ या तमिलनाडु तरफ हम अगर देखेंगे तो हमारा वो नॉर्दर्न पार्ट होता है, और साउथर्न तरफ जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गए, ये हमारा साउथर्न पार्ट आता है। आपको भी पता है कि नॉर्थ से निकलती है साउथ की ओर जाती है, और क्योंकि अर्थ में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है तो ये नॉर्थ से निकलती है साउथ की ओर चली जाती है। मैंने एक कंपास रखा, देखिए इस डायरेक्शन में कंपास रखा, तो नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। देखिए एरो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की, इसका मतलब नीचे कहाँ है और नॉर्थ कहाँ पर, नीचे की। थोड़ा सा उल्टा लगेगा, चलिए
क्वेश्चन नंबर, कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे उसमें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से हमारा उसी से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड, छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बायोलॉजी से रिलेटेड है। सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन दिया गया दैट इज ऑल्सो बायोलॉजी। इस क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन दिए हैं, वैसे इतने बेसिकली आते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस 10 ohm and the resistance wire of 8 ohm are connected in series with a 6 volt battery। कह रहा है एक हीटर जो है वो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और दूसरा जो हीटर है वो दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओम है, और वो किसका है, वो वायर का रेजिस्टेंस है। आर कनेक्टेड इन दिस सीरीज विद अ 6 वोल्ट बैटरी। पूछ रहा है कि करंट थ्रू दी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इलेक्ट्रिक हीटर पे, साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक वायर पर कितना है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डाउट मत होइए, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि वायर का भी अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वायर का भी अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। और कोई भी जैसे कि कभी भी क्वेश्चन बनाया जाए कि एक हीटर है या कोई एक रेजिस्टेंस है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो वायर का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ना बताए कि मैं उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ या पैरेलल कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप खुद कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पर जो भी वायर है वो रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ही कनेक्ट होगा, है ना। क्योंकि आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करिए कि एक हीटर है, तो एक हीटर के आप दो छोरों को वायर से ही कनेक्ट करेंगे, वो वायर में रेजिस्टेंस है, वो वायर पैरेलल नहीं, दैट इज सीरीज हमने सीरीज में कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। क्वेश्चन पर आते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है जिसमें 10 ओम का मैंने रेजिस्टेंस शो किया, हीटर जो किया, और 8 ओम मैंने यहाँ पर शो किया है वायर का। इसमें एक करंट आई फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इसमें फ्लो होने वाली करंट सबसे पहले। तो आपको पता है कि अगर सर्किट में हमें फ्लो होने वाली करंट निकालना है तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट एंड द टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सर्किट का टोटल वोल्टेज अगर आप देखें तो टोटल वोल्टेज हमें पता नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट है, और यहाँ पर लिखेंगे बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी R is equal to R1 plus R2। आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में दैट इज R is equal to R1 plus R2 होता है। हमने वैल्यू रख दी R1 और R2 की। ये रेजिस्टेंस R1 जो है ये हीटर का है, और जो R2 है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। R is equal to 80। अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। हमारे पास जब टोटल रेजिस्टेंस आ गया है तो अब हम इससे टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। तो हमने फिर लगाया बाई ओम्स लॉ, V is equal to IR, V की वैल्यू I की वैल्यू 80 और I की वैल्यू हमने 1/3 एम्पियर निकाली। बहुत ईजी सा था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक हीटर पर कितना वोल्टेज है, ये पूछ रहा है। तो अगर हमें किसी का भी वोल्टेज निकालना है सेपरेट, अगर हमें किसी का भी वोल्टेज निकालना है तो इसके लिए उसमें फ्लो होने वाली करंट निकालनी होगी, साथ ही साथ उसी का ही केवल रेजिस्टेंस लेना है। यहाँ ध्यान रखें केवल हम इसका वोल्टेज निकालना चाहते हैं, तो इसके टर्मिनल्स पर जो भी वोल्टेज होगा उसको निकालने के लिए इसमें इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट और इसका ही रेजिस्टेंस हम लेंगे। तो हम फिर बाई ओम्स लॉ V इलेक्ट्रिक हीटर का इज इक्वल टू I। अगर आप देखें तो सर्किट और वायर दोनों में ही I ही फ्लो हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है बट वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर I सेम रहेगा बट रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा R, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर का। इस वाले में अगर देखें तो मैंने V की वैल्यू निकालना है, I आपने अभी जस्ट ये निकाला 1/3 और रेजिस्टेंस जो R है दैट इज 10 ऑफ द हीटर। मैंने यहाँ 10 रख दिया और यहाँ से मुझे वोल्टेज मिला वो 10/3 वोल्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले थर्ड पार्ट में पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर वोल्टेज कितना है। इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर वोल्टेज कितना होगा, V is equal to I into R, V is equal to 1/3 into 8।
रेजिस्टेंस किसका, वायर का लेंगे और ये आ जाएगा V। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर का था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी का ही और वाला हम करते हैं क्वेश्चन। इसमें कह रहा है a heater connected to a 230 volt power supply draw a 5.5 ampere current। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द हीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटर, कॉस्ट भी हमें निकालनी है अगर हम इस हीटर को 20 मिनट चलाते हैं, और जो हमारी यूनिट है दैट इज 4 रुपए पर यूनिट। यूनिट तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कितनी यूनिट की खपत हुई, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है तो उसमें आप बिल में देखते होंगे कि यूनिट लिखा होता है और यूनिट का एक प्राइस होता है 7-8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज। समझ रहे हैं ये चीज। सॉरी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये जो पीडीएफ है इसको साथ में रखिए, या फिर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि इजीली आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9 पर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के और में कह रहा है एक हीटर है 220 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ 5.5 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो। अगर आप जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन देखें तो सिमिलर थोड़ा सा दिख रहा है, वैल्यू थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही है और थोड़ा सा एक अंतर है। इस वाले सवाल में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया था, करंट नहीं दिया था, बट यहाँ पर करंट दिया है, रेजिस्टेंस। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि आप इस इलेक्ट्रिक हीटर की पावर निकालिए कि कितनी पावर, यानी कि पावर एक प्रकार की एनर्जी, कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है हमें ये बताना। तो पावर आप जानते हैं कि पावर के कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो कि इन्हीं से बनता है, बेसिक फॉर्मूला यही है, इन्हीं से फॉर्मूला बना सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर का यूज करके कई सारे फॉर्मूलाज जो है वो तैयार कर सकते हैं। आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। P इज इक्वल टू पी आई, V की वैल्यू हमारे पास है ही है, I की भी वैल्यू है और इससे हमने पावर निकाली दैट इज 10। बहुत आसान था, कोई बड़ी बात नहीं। अगले बार में कह रहा है कि V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जरा देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, हीटर का रेजिस्टेंस। अगर जस्ट मैंने आपको बताया पहले कि आपको जिसका रेजिस्टेंस निकालना है या जिसका वोल्टेज निकालना है, जिसमें करंट निकालना हो, आपको उसी के ही सारी चीजें लेनी है। हमें वोल्टेज, हमें रेजिस्टेंस किसका निकालना है, हीटर का। तो हीटर के टर्मिनल पर वोल्टेज निकालिए, हीटर के टर्मिनल पर करंट फ्लो कराइए, जितना करंट फ्लो हो रहा है वही रख दीजिए। तो हमने यहाँ पर V की भी वैल्यू रख दी तो जो 230 है, I की भी वैल्यू रख दी 5.5 है, इंटू R की भी वैल्यू आपने रख दी और R इज इक्वल टू 230/5.5 और R को मैंने सॉल्व कर लिया, दैट इज द आंसर। अब कई बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी तब, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो हीटर के टर्मिनल पर वोल्टेज अलग था। देखिए हीटर के टर्मिनल पर वोल्टेज क्या 6 वोल्ट था, उससे कुछ अलग था। यहाँ पर वोल्टेज आप सेम ले रहे हैं, डाउट आ रहा है सर, यहाँ पर आप वोल्टेज सेम ले रहे हैं, वहां पर आप वोल्टेज सेम, वहां पर आप वोल्टेज सेम नहीं ले रहे हो, सेम डायग्राम सब कुछ सेम है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि वायर का अपने खुद का रेजिस्टेंस होता है, बट हम उसे निगलेक्ट कर कर चलते हैं, हम उसे निगलेक्ट कर कर चलते हैं जब तक कि सवाल में आपसे कहा ना जाए कि आपको आपको वायर का रेजिस्टेंस लेना है, तब तक आप रेजिस्टेंस नहीं लेना, जब तक आपसे मांगा। और जैसे ही उसने कह दिया है कि आपको रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा तो फिर आप रेजिस्टेंस लीजिए, सीरीज में रोक दीजिए। और अगर नहीं कहे तो आपको उसको नहीं लेना। तो यहाँ पर नहीं करा इसलिए हमने उसे निगलेक्ट कर दिया, और निगलेक्ट करने के बाद हमने जो भी वोल्टेज इस पर होगा इस पर ये दोनों भी क्या हो गए, वोल्टेज सेम हो गया। R इज इक्वल टू दिस। बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइप आने वाला है दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे, कई लोगों को डाउट भी होती है कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कॉस्ट निकालने का एक बेसिक फंडा ये है कि आपको अगर किसी की भी कॉस्ट निकालनी है पावर कंजम्पशन पे, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि टोटल पावर कंजम्पशन इन किलोवाट में आप निकालेंगे, साथ ही साथ उसकी यूनिट क्या है, कितने रुपए के हिसाब से लग रहा है और टाइम कितना ले रहा है, यानी कि ये कितनी देर तक चलता है। तो आपको पता है कि जो कॉस्ट हमें निकालना है, तो आपने जो अभी पावर निकाली है ये है वॉट में, हमें इसे लेना है किलोवाट में। तो वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते इनटू पर यूनिट रेट। आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लेना है, और टाइम 20 घंटे। यहाँ पर एक चीज का ध्यान दें, जो टाइम है ये भी हम आवर्स में लेंगे, ठीक। इसे आप सेकंड में या मिनट में नहीं लेंगे, इसे आप आवर्स में लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी हमारी 101.20।
काफी इजी से क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से समझे तो ये काफी इजी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। आप परेशान मत होइएगा, इसका जितना भी सॉल्यूशन है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे लिंक में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट which gas is filled in an bulb in an electric bulb and why? कौन सी गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है और क्यों भरी जाती है? आपको मोस्टली लोगों को इसका आंसर पता है। सभी लोगों को पता है कि आपने आर्गन है, नियोन है, ऐसी गैसेस को क्या करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, बट इसमें पूछ रहा है कि क्यों भरते हैं। आपने 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो गैसेस हैं ये सारी की सारी जो अभी मैंने नाम लिया आर्गन, नियोन, गैसेस नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस इनएक्टिव इन रिएक्टिव गैसेस होती है। ये ऐसी गैसेस होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती, ना जल्दी रिएक्ट करती नहीं, तो टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी होगा उस पर डिपेंड है, उससे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये रिएक्ट ही नहीं करती। इसलिए इन्हीं गैसेस का हम प्रयोग करते हैं कि भाई गैसेस जो है ना गर्म होने पर प्रेशर क्रिएट करती है, मॉलिक्यूल्स उनके एनर्जेटिक होते हैं, भागना चाहते हैं। जैसे आप कुकर में देखते हैं, कुकर के अंदर जो गैस है वो भरी हुई है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो गैस क्या हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुकर की सीटी को उठा देती है। बट अगर ऐसी गैसेस को अगर आप ऑक्सीजन में कुछ भी अगर आप इसमें भरने लगे तो क्या दिक्कत होगी? सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि वो जो गैस है वो रिएक्ट करेगी, क्योंकि फिलामेंट गर्म होगा, उससे जो अंदर गैस भरी हुई है रिएक्ट कर जाएगी। रिएक्ट करने से वो जो गैस है वो इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगी कि आपके कांच को तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगी, उसको तोड़ नहीं सकती, जिसे हम ब्लास्ट कहते हैं। इसलिए हम इस प्रकार की गैसेस का प्रयोग करते हैं, नोबल गैसेस का, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ही सेकंड पार्ट कह रहा है कि स्टेट ओम्स लॉ। आपको ओम्स लॉ एक्सप्लेन करना है कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में काफी कुछ। Ohm's law, at a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो V is proportional to I। क्या होता है? V is proportional to I होता है, समझ गए? जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे क्योंकि आपका करंट बढ़ेगा, ज्यों आप करंट बढ़ाएंगे त्यों आपका वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। ये इस पर डिपेंड करता है। एक बार फिर से हो जाए, ओम्स लॉ क्या होता है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, पर ये केवल उसी पर ही डिपेंड करता है। अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किस टेम्परेचर पर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कब अप्लाइड होगा? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अक्रॉस द एंड, जो भी उसके ऊपर, उसके अक्रॉस द एंड, जो भी उसके टर्मिनल पर जितना भी वोल्टेज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? हाँ ना, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एन एलिमेंट डार्क क्यों करता है? कह रहा है एन एलिमेंट एक्स belong to group 17 and the third period of the periodic table। तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, उसकी बैलेंसिंग निकालना है, फिर प्रेडिक्शन, उसके नेचर के बारे में बताना है, फिर आपको ये बताना है कि मेटल है या नॉन मेटल है, और उसके कुछ कंपाउंड फॉर्म करने हैं बाय हैविंग अ वैलेंसीज 3, और बहुत सारी चीजें इसमें पूछी गई। चलो एक साथ इसको जरा समझते हैं, थोड़ा क्या है विचार। कह रहा है कि एलिमेंट है जो ग्रुप 70 और थर्ड पीरियड में आता है पीरियोडिक टेबल। तो भाई उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता होने के लिए हमें एलिमेंट भी पता होना चाहिए, जो इसे पता नहीं रहा है।
बट ये हमें एक हिंट दे रहा है, हमसे कह रहा है कि एन एलिमेंट बिलोंग, एक एलिमेंट है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, ये बिलोंग करता है ग्रुप 70 से और थर्ड पीरियड में पाया जाता है। तो जरा हम पीरियडिक टेबल, जो पीरियडिक टेबल है उसको जरा खोल लेते हैं ना, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए कि पीरियडिक टेबल में हम ग्रुप 17 पे जाएंगे और फिर पीरियड थर्ड में जाएंगे। तो जरा आते हैं, ये है हमारे पास पीरियडिक टेबल। यहाँ पर देखें तो ग्रुप 17 पर आप आते हैं, क्योंकि ये हमारा ग्रुप 17 है, यहाँ पर ग्रुप 17 है और ग्रुप 17 के हम थर्ड पीरियड में आते हैं। तो थर्ड पीरियड हमारा ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा और ये आ गया, यानी कि क्लोरीन। देख रहे हैं, ये जो क्लोरीन है एलिमेंट, इसकी चर्चा वो हमसे कर रहा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपको पता है 17 होता है, एटॉमिक मास 35.5। तो जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है कैसे निकालते हैं, वही हमारा मैजिकल फॉर्मूला 2, जो आपने अभी जस्ट इसी में पढ़ा है और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसे। 2 8 2 8 2 8 और लास्ट में हमारा क्या बचा, 7। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आया वो 2 8 7, यानी कि 2 8 7 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकला। समझ गए भाई, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। साथ में पूछ रहा है व्हाट इज इट्स बैलेंसी, इसकी बैलेंसी कितनी होती है। इसकी बैलेंसी भाई सभी को पता होगी, एक होगी, एक होती है। मैं बता देता हूँ कैसे निकलती है। इस लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, इस लास्ट ऑर्बिट में आने थे 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस ऑर्बिट में आने। आए कितने, 7 आए। भाई जरूरत कितने की है, एक की। जितनी इसकी क्षमता, कितनी क्षमता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पर है, कितने, 7। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी बैलेंसी हमें मिल जाएगी। कितनी बैलेंसी है, 1। इसकी बैलेंसी कितनी है, 1। अब ये पता करना है कि ये एक जो बैलेंसी है ये डोनेट करेगी कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी। तो बताओ भाई, एक की जरूरत है, अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगी कि 7 को देना पसंद करेगी। एक कॉमन सेंस की बात है कि एक को लेना पसंद करेगी, 8 7 दे नहीं सकती, क्योंकि 7 देना बहुत मुश्किल है। एक लेना आसान है, कोई भी अगर हम एलिमेंट को ले आए, जैसे हम H को ले आते हैं, हाइड्रोजन जिसकी बैलेंसी जो होती है दैट इज +1 होती है, इसकी जो बैलेंसी होती है वो +1 होती है, और इसकी जो बैलेंसी होती है Cl की, ये होती है -1, -1 की इसकी बैलेंसी होती है। तो ये इसकी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेता है और रिएक्ट करके एक कंपाउंड HCl बना लेता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये चीज हमसे पूछ रहा था, इसकी बैलेंसी क्या है, मैंने आपको बेसिक पूरा इसका बता दिया। इसके नेचर के बारे में हमें पूछ रहा था, इसका नेचर क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि क्लोरीन, हाँ, इसके नेचर में पूछ रहा है कि वेदर इट इज अ मेटल और नॉन मेटल। इसके नेचर में पूछ रहा है कि मेटल है कि नॉन मेटल। आपको सीधे से पता है कि ये क्या है, नॉन मेटल। सभी को भाई पता है कि ये जो है क्लोरीन जो है इट इज नॉन मेटल। क्वेश्चन थर्ड, इसी के थर्ड पार्ट में आते हैं। कह रहा है give the formula of the compound formed when it combines with an element by having a valency 3। मतलब आपको एक फॉर्मूला देना है एक इसका x के साथ। अब आप तो x पता चल गया, x है कौन, क्लोरीन है, इसकी बैलेंसी कितनी है, 1 है। कह रहा है भाई साहब ऐसे फॉर्मूला तो जिसमें हम x का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, y के साथ करा रहे हैं। y की बैलेंसी जो है हमारी दैट इज 3, मतलब y जो है वो अपनी कैसी बैलेंसी रखता है, 3 बैलेंसी को रखता है। और ये कैसी बैलेंसी रखता है, ये 1 की बैलेंसी रखता है। आपको भी पता है ये कैसी बैलेंसी है, ये दैट इज नेगेटिव बैलेंसी, ये रिसीव करता है। तो भाई जो इसके साथ रिएक्ट करेगा वो डोनेट करने आया होगा फिर, क्योंकि वो डोनेटर ही तो होगा। अब इसको अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने भाई साहब को, इसको अपने 3 इलेक्ट्रॉन, और इसको चाहिए कितने, इसको 1 चाहिए।
इसको तो 1 चाहिए और इसको कितना चाहिए, इसको 3 देने हैं, तो ये अकेला तो ले नहीं पाएगा, तो भाई ये क्या करेगा, ये अपने जैसे 3 एलिमेंट्स को और ले आएगा, अपने जैसे 2 और ले आएगा तो कुल मिला के 3 हो जाएंगे, अपने जैसे 2 और लाएगा तो वो 3 हो जाएंगे, यानी कि 1x और फिर 1x और, तो ऐसे कुल मिला के ये कितने x हो जाएंगे, हमारे पास 3x हो जाएंगे। अब ये 3x एक एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे और आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना देंगे। आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो नहीं लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, मतलब 3 एलिमेंट्स आ गए x, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा था, अभी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसने एक भी नहीं लिया, ठीक है पाई रहेगा। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि बैलेंसी जो होती है वो इनके अपोजिट होती है, y की बैलेंसी 3 है, y की बैलेंसी 3 और x की बैलेंसी इसके नीचे लिखी हुई है, इसकी बैलेंसी 1 है। सर अगर ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 12 के ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। करा द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशन ऑफ द 6 एलिमेंट A B C D E एंड F इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ऐसी कुछ जो है वो टेबल बताई गई है, इनके बारे में पोजीशन दिखाई गई है 6 एलिमेंट्स के, इनके नाम A B C D E F G है पीरियोडिक टेबल में। आप बताइए कि इनमें से which element will form only covalent compound, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कोवैलेंट बनाएगा। Write the common name of the family of elements C and F. Which element is metal with valency 2 and non-metal with valency 3? इनमें से कौन मेटल है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में पूछे गए हैं। जरा देखो, इसमें से अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो कोवैलेंट बॉन्ड आप सभी लोगों को पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड शेयरिंग कर बने ऐसे टाइप्स के बॉन्ड हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे टाइप्स के बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और मोस्टली ये कौन बनाते हैं, ये आपको भी पता है कि ये कौन बनाते हैं, ये हमारे कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए तो हम इनको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ज्यादातर ये हम कार्बन में देखते हैं। तो जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा A एक है, भाई ये तो बनाएगा नहीं, B भी नहीं बनाएगा, E भी नहीं बनाएगा। मैं 14 नंबर पे जैसे आया तो ये E, मेरे को एक कार्बन का आइसोटोप याद आ गया, 6C। तो E जो एलिमेंट है ये क्या बनाएगा, इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। आगे समझ में, ये क्या करेगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। फिर क्या कह रहा है दूसरे वाले क्वेश्चन में, इसमें से इसका आंसर होगा E। E क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। राइट द कॉमन नेम फॉर द फैमिली ऑफ C एंड F। भाई C और F के लिए हमें क्या बनाना है, C और F के लिए हमें क्या बताना है, C और F के लिए हमें ये बताना है कि ये फर्स्ट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आ जाता है, देखो ग्रुप कौन सा है, 18 पीरियड दूसरा तीसरा, ग्रुप 18 पीरियड दूसरा और तीसरा। आ जाओ ठीक है, ग्रुप 18 पीरियड दूसरा तीसरा, ये गैसेस ये आपको पता है कि दोनों ही गैसेस कौन सी गैसेस हैं, these gases are called noble gases। ये कौन सी गैसेस है भाई, ये है नोबल गैसेस। आना ये सारी की सारी ये जो C हैं और F है इनका नेचर क्या है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये फैमिली बिलोंग करती है नोबल गैसेस की फैमिली से। हाँ, which element is metal with valency 2 and a non-metal with valency 3? इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 है और कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 3? अगर आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल बहुत क्लियर है तो आप इन आंसर्स को चुटकियों में दे देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर डी, अगर हम इस डी वाले को पकड़े तो डी जो है वो एक मेटल है और इसकी वैलेंसी क्या है, 2। ये कैसे पता चला, देखिए बहुत आसान है, ग्रुप दूसरा है और इसका पीरियड तीसरा है, वो तुरंत पीरियोडिक टेबल में कराए, ग्रुप दूसरा है और इसका पीरियड तीसरा है, ग्रुप दूसरा है और पीरियड ग्रुप 18 पर पहुंच गए, ग्रुप दूसरा है और पीरियड तीसरा है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम आप सभी लोगों को पता है क्या है,
इसी प्रकार की मेटल है। तो ये डी मुझे पता चल गया। इसी तरीके से हमसे बी पूछ रहा है कि इसी तरीके से हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 3 है। अच्छा, मैंगनीज की वैलेंसी ना आप सभी लोगों को पता है कि 2 होती है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं। हाँ, अब हम इसमें से जरा देखते हैं कि भाई ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 3 है। भाई आपको पता है कि ये जो लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर आर नॉन मेटल की, वो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, इस तरफ यहाँ पर आपको नॉन मेटल देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से जरा देखते हैं इनमें से कौन टकराता है। जैसे अगर हम पीरियड इस पर आते हैं, जैसे 15 पर आते हैं, 15 पर देखिए 15 जो है वो हमें नॉन मेटल्स दिख रहा है। इस सारा टेबल जो है यहाँ पर नॉन मेटल्स का है कि नहीं, सॉरी ये मेटल्स है, ये मेटल्स है। देखो ये जितने भी हमको दिख रहे हैं दीज आर नॉन मेटल्स। अब ऐसे देखो 13, 14, 15, 16 में अगर हम इधर आके देखते हैं 13, 14, 15, 16 में कोई नहीं है। ये डी कौन से पीरियड पर? दूसरे पीरियड पर। किस नंबर पर? 13, 15 के दूसरे पीरियड पर, 15 के दूसरे पीरियड पर ये बोला। तो ये भी क्या है हमारा? तो ये भी क्या है? ये भी हमारा नॉन। इसकी बैलेंस कितनी होती है? तो ये 15 दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर लगाइए भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लगा दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 15 का अगर लगाएंगे तो आपको मिलेगा 2, 8 और 2, 8 और 5। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 होने चाहिए। है कितने? 5। 8 में से 5 गए तो बचे 3। इसकी बैलेंसी कितनी है? 3। आइए बताइए भाई, समझ में आया? अभी भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो इतने समझाने के बाद अगर ना समझ में आए तो फिर आप तो बेकार हो गया सब कुछ, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है नॉन मेटल X exists in two forms X, Y and Z. Y is a good conductor and Z is a bad conductor of electricity. Identify X and Y is the distinguish between U and Z in the terms if their physical property. क्या कह रहे हो? कह रहा है कि एक नॉन मेटल है X exist, नॉन मेटल X exist करता है दो फॉर्म्स, मतलब Y और Z में। Y जो उसका एक फॉर्म है ना, ये बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है एंड Z बहुत बुरा कंडक्टर है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि आइडेंटिफाई करना है X, Y एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन U एंड Z in terms if their physical properties, फिजिकल प्रॉपर्टी से हमें डिस्टिंग्विश करना है, बताना और वो कौन कौन से मेटल्स हैं या कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, ऐसे ऐसे जैसा बिहेव करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, एक्स जो है हम उसे कार्बन मानते हैं। नॉन मेटल एक्स इज अ कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। आपको पता है ग्रेफाइट जो है कंडक्टर है, ग्रेफाइट के बिना काम नहीं होने वाला। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, आप सभी को पता है भाई, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कार्बन का ही एक फॉर्म है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। बट वाई जो डायमंड है, वो डायमंड जो है वो बहुत बुरा कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इस हिसाब से जो वाई है ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। और ये जो हमारा जेड है, ये जो जेड है ये हमारा क्या बन जाएगा? डायमंड हो जाएगा। और ये दोनों ही किसके किसके फॉर्म हैं? द बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बन। दूसरा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डायमंड इज अ वीक कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये तो मैंने जैसे बता दिया। अच्छा, डिफरेंस अगर मैं बात करूँ, कह रहा था ना इनमें डिफरेंस भी, डिफरेंस बताइए। यू, ये यू नहीं है, ये वाई है, वाई एंड जेड। यू नहीं है, ये वाई है। वाई एंड जेड के टर्म्स में क्या है इनकी डिफरेंस को हमें बताना। तो भाई आपको पता है कि डायमंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है इन स्पाइट ऑफ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? बहुत सॉफ्ट, अपने पेंसिल की नोक देखिए टुट से टूट जाती है। डायमंड, डायमंड ऐसा है कि लोहे को भी तोड़, बहुत कठोर होता है, बहुत हार्ड। दूसरा दूसरा भाई,
ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है डायमंड, बट ग्रेफाइट बहुत अच्छा। ये दो इसके डिफरेंस आया इसमें। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया है और बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सावधानी से करना समझना। सेक्शन सी, सेक्शन सी में जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि ये स्टेटमेंट बेस्ड, केस बेस्ड क्या है क्वेश्चंस है, और केस बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि 3 नंबर के हैं। तो जरा पहला क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है और ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन था होमोजेनियस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ organic compounds having a similar structure and similar chemical properties in which the successive compounds differ by dash H2 group. There are some characteristics of the homogeneous series such as each member of this series differ from the preceding one by the addition of dash CH2 group and AMU. क्वेश्चन आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है मैं जरा उसके जवाब दे देता हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए, क्योंकि आई थिंक वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो रही है। गिव होमोजेनियस सीरीज ऑफ द एल्केन्स विद एन एग्जांपल। कह रहा है होमोजेनियस सीरीज के एग्जांपल आपको देने, एल्केन्स के एग्जांपल देने, वो आपको बताने। तो होमोजेनियस ऑफ एल्केन्स जो होते हैं जैसे कि मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, ये सारे क्या है होमोजेनियस सीरीज है और ये सारे के सारे एल्केन्स हैं, यही इसके एग्जांपल है, कार्बन की होमोजेनियस सीरीज है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोजेनियस सीरीज। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, मतलब आपको 2 नेचर बताने हैं क्योंकि होमोजेनियस सीरीज के। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोजेनियस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। भाई ये जो है ना, ये सारे के सारे एक सेम जनरल फॉर्मूला से इनको डिनोट किया जा सकता है, पता है ना, जैसे कि CnH2n+2, ये एक जनरल फॉर्मूला है होमोजेनियस का, सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो यहाँ पर 1n1 तो C, और यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 2 to 4 हो जाएगा, 2 रखता हूँ तो 2 हो जाएगा, 2 to 4 और 2 to 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये और ये जो आप ये वाले देख रहे हैं ना, तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला केस चल रहा है ना। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ सिंगल बॉन्ड्स के लिए, समझ गए ना। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक ही है, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। दूसरे में क्या कह रहा था, उसके नेचर के बारे में बात कर रहा है, तो उसके ही नेचर को हम बताना है। तो एनी 2 adjuvants homogeneous differ by 1 carbon atom and second hydrogen atom in their molecular formula। क्या कहने का मतलब, दो जो होमोजीनियस है जो कि एक कार्बन से डिफर है और 2 हाइड्रोजन्स हैं, इनके केमिकल फॉर्मूला जो है कुछ अलग हो सकते हैं, समझ में। तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरे में क्या कह रहा है, select the hydrocarbons which belong to the same homogeneous series, give the name of the each series। कह रहा है कि ये जो है ना, इनको बताइए, ये जो जितने भी दिए गए ये तो होमोजीनियस, बट इनका सबका नाम बताइए कौन से हाइड्रोकार्बन है। तो देखो भाई, ये जो इस फॉर्मूले से जो सब बनते हैं ना, ये कहलाते हैं आपके एल्केन्स। क्या कहलाते हैं, एल्केन्स। इस फॉर्मूले के बाद एक और होता है, जैसे कि इस फॉर्मूले से बनने वाले, जैसे कि CH4 हो गया, C2H6 हो गया, और आपका यहाँ पर इसके बाद एक और होना चाहिए, है नहीं। जैसे कि अगला एक 3 वाला अगर मुझे बनाना हो या 4 वाला बनाना हो तो वो भी मैं बना सकता हूँ ऐसे, है ना, जो कि इस फॉर्मूले से बनेगा। तो इनमें से ये हो गया और एक ये, अच्छा ये एक ये बैठा, चोरी से बैठा भाई, ये 3 हो, समझ गए। तो 3 ये क्या कहलाएंगे, एल्केल्स कहलाएंगे।
अच्छा, एल्कीन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड वाला केस चलता है। कौन सा वाला बॉन्ड, कौन सा वाला केस, जिनमें डबल बॉन्ड वाला केस चलता है। जरा डबल बॉन्ड वाले केस को समझते हैं क्या है। देखो भाई, होता क्या है कि इसके लिए ये है CH2H2। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये C है और ये C है, मान लीजिए डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसकी एक वैलेंसी ये खाली है, एक वैलेंसी ये खाली है, ठीक है। जहाँ पर एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया और एक हाइड्रोजन पर ये जुड़ गया, समझ गए। ये तीन है, ये एक वैलेंसी और खाली हो रही है, एक वैलेंसी, तीन चार, सिंगल सिंगल चार, क्या ये बैलेंस्ड हो चुका। ये होते हैं एल्कीन्स। फिर आते हैं एल्काइंस, यही है एल्काइंस, मैंने अभी बनाया। तो एल्काइंस में कौन कौन से है भाई, एल्काइंस में है C2H2 क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है। फिर आता है आपका C3H4 ये वाला, और जो बाकी है ना ये एल्किल्स हैं, जो हमने अभी आपको बताया डबल बॉन्ड से बने हुए। आया ना समझ में। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि ये C, तो मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, जितनी वैलेंसी खाली बची उतने हाइड्रोजन से इसमें लगाते जाऊँ। ये हाइड्रोजन लगाया है, ये हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, हाइड्रोजन को सेट कर दूंगा। देख लो भाई, ये हो गया C2H4, ठीक है। C2H4 ये क्या कहलाएंगे, एल्केन्स कहलाएंगे, एल्केन्स। एल्काइंस होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्किल्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स दो बॉन्ड, और एल्काइंस तीन बॉन्ड वाले कार्बन्स के बीच में। और ये जो ट्रिपल, सिंगल और डबल बॉन्ड बनेंगे, ये सभी के सभी इनके बीच में होंगे कार्बन्स के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, इसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ये काफ़ी इजी है, इसको पढ़ लेना आप लोग। एट्रोटॉमिक से रिलेटेड काफ़ी बड़ा हो रहा है, ये भी मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हो रहा है। देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, आप इसको अगर पढ़ लीजिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छा है, और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई होगी, ठीक है। तो वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा लोगों फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही तैयारी में लगे रहिए। अगला सेट पेपर जो है वो कल फिर से डाल दूंगा आप लोगों के लिए, और जल्दी मैं मैथमेटिक्स के भी सेट पेपर इसमें करवाऊंगा। बस आप लोग जल्दी से फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर बढ़वाइए इसमें। बेस्ट ऑफ लक भाई।